अब बात करते हैं श्रीलंका में मचे आपातकाल के। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद का चुनाव शुरू हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की रेस में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित 3 लोगों के नाम हैं। रानिल विक्रमसिंघे, दुल्लास अल्हापेरम्मा और अनुराकुमारा दिसानायके। आज जो भी श्रीलंका का राष्ट्रपति बनेगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो ठप हो चुकी है उसे ठीक करना है। नए राष्ट्रपति नवंबर 2024 तक पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे। हम आपके सामने ये 3 नाम रख रहे हैं क्योंकि आज राष्ट्रपति का चुनाव किया जा रहा है और नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। रानिल विक्रमसिंघे 73 साल उनकी उम्र है। पहले भी कई संवैधानिक पदों पर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वो भी एक बड़े दावेदार हैं। दुल्लास एक बड़ा नाम, अनुराकुमारा दिसानायके वो भी इस रेस में हैं। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे सबसे आगे क्योंकि अंतरिम राष्ट्रपति भी बनाए गए, पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले भी बड़े पद संभालते रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि कौन नया राष्ट्रपति होगा श्रीलंका का जो लंका को इस मुश्किल की घड़ी से बाहर लाता है, क्योंकि श्रीलंका के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो दुल्लास अल्हापेरम्मा, अनुराकुमारा दिसानायके और रानिल विक्रमसिंघे ये 3 नाम हैं रेस में। कौन होता है आज श्रीलंका का नया राष्ट्रपति? तो नए राष्ट्रपति के लिए कितने वोटों की जरूरत है, वोटिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है, इसे जानने के लिए कोलंबो से हमारी सहयोगी अनुपमा झा की रिपोर्ट आप देखिए। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच में वोटिंग शुरू हो चुकी है। स्पीकर और कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सबसे पहले वोट डाला। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटी जो है, किस तरीके सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका में हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो राष्ट्रपति भवन में घुसे थे, प्रधानमंत्री आवास में घुसे थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जो है महंगाई को लेकर जाहिर की थी। उसमें तमाम जो है वो युवा थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए लगातार जो है हम अपनी नाराजगी सरकार को लेकर जाहिर कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा है कि गोटाबाया राजपक्षे को जो है इस्तीफा देना पड़ा, वो यहां से चले गए। लेकिन अब आप समझिए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जब रानिल विक्रमसिंघे ने कमान संभाली है तो ऐसे में आज अब जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं तो आखिर जो है किसको बहुमत मिले, क्योंकि देखिए 225 सीटें हैं। तो अब ऐसे में जो है जाहिर सी बात है कि 145 का बहुमत जो है वो ऑलरेडी रानिल विक्रमसिंघे के पास है। लेकिन जीतने के लिए सिर्फ 113 सीटें चाहिए। हालांकि इसके लिए 1 घंटे का इंतजार करना होगा। 1 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन जो है वो अब अगला राष्ट्रपति बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अनुपमा झा, कोलंबो। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे की सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। शिंदे सरकार की संवैधानिकता पर फैसला देने के साथ ही कोर्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली मांग पर जो याचिका लगाई गई थी उस पर भी सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को शिवसेना को दावे को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट के बीच कानूनी लड़ाई पर विराम लगाया था। साथ ही कोर्ट ने विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता के नोटिस पर भी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। तो आज महाराष्ट्र की सियासत जो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है उसमें अहम सुनवाई होनी है, बड़ी सुनवाई होनी है, बागी विधायकों को लेकर सुनवाई होनी है। इसी के साथ में इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, क्योंकि उसी के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार भी संभव होगा। शिंदे सरकार की संवैधानिकता पर बागी विधायकों पर भी आज सुनवाई होनी है। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे की ओर से जो याचिका लगाई गई थी उस पर भी सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र सियासत पर सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुप्रीम सुनवाई होनी है जो कि शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट। उद्धव गुट की सुनवाई पर अब जो है शुरू हो गई है। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू कर दी गई है। उद्धव गुट की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, जिसमें बागी विधायकों को लेकर याचिका थी, जिसमें फ्लोर टेस्ट को लेकर याचिका थी और जो सरकार बनाने की बात कही गई, दावा किया गया था, उसको लेकर जो उद्धव ठाकरे की ओर से याचिका लगाई गई थी, कपिल सिब्बल की ओर से पैरवी शुरू कर दी गई है। सुनवाई शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बागी विधायकों की किस्मत का फैसला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या जो सरकार है शिंदे सरकार उसको लेकर क्या फैसला देती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही महाराष्ट्र की सियासत में आप दूसरी तस्वीर देखेंगे, क्योंकि इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार का भी किया जा रहा है। एक के बाद एक झटके उद्धव ठाकरे को लगते रहे हैं। कल भी हमने देखा कि संसद में किस तरीके से शिंदे गुट के नेता को शिवसेना का नेता नियुक्त कर दिया गया। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे आस लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और एकमात्र रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही उद्धव ठाकरे के सामने बचा है। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। एहतशाम, सुनवाई शुरू हो चुकी है और उद्धव ठाकरे को अब एकमात्र उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है। अभी सुनवाई शुरू हुई है और इस बहस की शुरुआत कपिल सिब्बल ने की, जिसमें उन्होंने जो सबसे पहले ये मामला आया था, जो शिवसेना के बागी विधायक थे जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त विधायक थे, उन्होंने बगावत की थी, उनकी अयोग्यता का जो मामला है उस पर सुनवाई चल रही है। उस पर कपिल सिब्बल ने ये कहा कि जो 40 विधायक हैं जिन्होंने शिवसेना से बगावत की है, इनके खिलाफ अयोग्यता का मामला चलना चाहिए। जो कानून है, जो नियम है, उसका उल्लंघन हुआ है और जो भी कार्रवाई हुई है, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, गवर्नर ने जो नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो अभी बहस सिर्फ शुरू हुई है, अभी देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, तो थोड़ा इसके लिए इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल इंतजार करना होगा एहतशाम। और जिस तरीके से कपिल सिब्बल की ओर से दलील रखी गई है, लेकिन हमने पिछले केसेस भी देखे हैं एहतशाम, कई और केसेस ऐसे ही थे जो इस ऐसी राजनीति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इसे इतर कुछ फैसला दिया। ठीक है, मैं लौटूंगी एहतशाम के पास में, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और उद्धव ठाकरे की ओर से जो याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि बागी विधायकों की विधायकी को अयोग्य घोषित किया जाए, राज्यपाल ने आखिर किस बिना पर जो है शिंदे गुट के नेताओं को बुलाया और उनकी ओर से सरकार को जो है बनाया गया। कपिल सिब्बल की ओर से बहस शुरू की गई है। चलिए अब बात करते हैं कि खुरासान की साजिश का खुलासा किस तरीके से हो रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन आईएस खुरासान ने अपनी पत्रिका में बीजेपी के नेताओं पर हमले की बात कही है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया है। पीएफआई मामले में पूछताछ के दौरान अतहर और अरमान ने यह खुलासा किया है। पटना के गांधी मैदान में जुलाई के आखिर में हजारों लोगों को मिशन 2047 के लिए जोड़ने की जिम्मेदारी ली गई थी अतर के द्वारा। एएसपी फुलवारी शरीफ मनीष कुमार के मुताबिक गजवाए हिंद और अन्य कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े अतहर और अरमान की लगातार दूसरे देश में बैठे अपने साथियों से व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और रेगुलर कॉल पर बातचीत होती रही थी। अब जांच एजेंसियों ने मजरूल की तलाश तेज कर दी है। ये शख्स मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और इसे 2047 के